ओके, तो आज के टॉपिक में हम लोगों को दो एसएचएम के मोशन को कंबाइन करना है। सो व्हाट वी विल डू टुडे इज कंपोजिशन ऑफ टू एसएचएम, टू सिंपल हार्मोनिक मोशंस। ये जो दो सिंपल हार्मोनिक मोशन है, इनका पीरियड सेम है, हैविंग सेम पीरियड एंड अलोंग सेम लाइन, या फिर आप बोल सकते हो अलोंग सेम पाथ, अलोंग सेम लाइन और पाथ। तो बेसिकली हमारे पास दो सिंपल हार्मोनिक मोशन है। हमको इन दोनों सिंपल हार्मोनिक मोशन को कंबाइंड वे में देखना है। कंबाइंड वे में देखना है मतलब क्या बेसिकली, तो फॉर एग्जांपल जैसे मैंने बताया यहाँ पे, हैविंग सेम पीरियड, पीरियड सेम है लेकिन इनिशियल पोजीशन दोनों की अलग हो सकती है, मतलब इनिशियल फेज अलग हो सकता है दोनों का, और एम्पलीट्यूड अलग है, राइट। तो लेट अस डिनोट फर्स्ट डिस्प्लेसमेंट ऑफ फर्स्ट सिंपल हार्मोनिक मोशन बाय x1 इक्वल टू a1 साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाई वन, और दूसरे का जो होगा x2 इज इक्वल टू a2 साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाई टू। हमको करना क्या है, हमको इन दोनों का रिजल्टेंट देखना है, और इन दोनों के रिजल्टेंट को भी इसी फॉर्म में लाना है। इसी फॉर्म में मतलब क्या, सम x डिस्प्लेसमेंट, रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू एम्पलीट्यूड, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड साइन ऑफ सम फेज एंगल। तो सेम फॉर्म में लाना है, मतलब हमको ये प्रूव करना है कि दो एसएचएम को कंबाइन करने के बाद वो भी एक नया एसएचएम होता है। सो टू एसएचएम मोशंस combined will give you another SHM with some resultant amplitude and some resultant phase, right? तो what we have to do here is हम लोगों को सिर्फ इसका कॉम्बिनेशन देखना है। गुड। तो अगर आपको पता होगा, आपने 11 में सीखा है डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। एनीवेज, वो नहीं भी याद होगा डजंट मैटर, लेकिन आपको ये बताना चाहिए कि रिजल्टेंट ऑफ टू डिस्प्लेसमेंट्स गिव यू another displacement which is just the sum of first two. Okay, so what I am trying to say is यहाँ पे जो दो मेरे पास डिस्प्लेसमेंट है, इसको मैं सिंपली ऐड कर सकता हूँ टू गिव अ रिजल्टेंट। एनीवेज, पर मैंने जो पहले बताया x1 इक्वल टू a1 sin ओमेगा टी प्लस फाई वन एंड x2 इक्वल टू a2 sin ओमेगा टी प्लस फाई टू, हमको पहले डिफाइन करना पड़ेगा कि a1 क्या है, a2 क्या है। सो वेयर a1 is, a1 and a2 are amplitudes, a1 and a2 are amplitudes of the two SHMs, of the two SHMs, okay, or phi 1 phi 2 are initial phases, phi 1 and phi 2 are initial phases. तो let us also complete theory part here, क्योंकि हमको सिर्फ इतना पता है कि हमारे पास दो SHM है, हम लिखते जाएंगे। तो कंसिडर two simple harmonic motions SHMs having same period and moving along same line and moving along same straight line, same straight line, but मैंने आपको बताया with different amplitude and different phases, but different, but having different initial phases, initial phases and different amplitudes, and different amplitudes, right? And we have already written equations for the displacement. So equations for the displacement of the two particles, for the displacement of the two particles
आर, सो लेट अस से इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, और हमने ऑलरेडी लिखा है व्हाट इज A1, व्हाट इज A2, व्हाट इज phi 1, व्हाट इज phi 2। बहुत सिंपल चीज है, सिर्फ इक्वेशन बताना चाहिए और थोड़ा बहुत मैथमेटिक्स बताना चाहिए कि ये टॉपिक मैथमेटिकल है। जैसे मैंने बताया कि हम इन दो मोशन को कंबाइन करने वाले हैं। कंबाइन करने वाले हैं मतलब क्या? मतलब हमारे पास एक सेम स्ट्रेट लाइन पे दो पार्टिकल्स है जो सिंपल मोशन परफॉर्म कर रहे हैं। हम लोग ऐसा अज्यूम करने वाले हैं, मान लो मैं सिर्फ एनालॉजी दे रहा हूँ, मैं सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ कि मैंने इन दोनों पार्टिकल को एक बॉक्स में बंद कर दिया। अब ये बॉक्स जो है ये सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करेगा, राइट? तो उस जो बॉक्स है, मतलब जो कंबाइंड मोशन है, उस कंबाइंड मोशन का एसएचएम का इक्वेशन क्या बनेगा, एम्पलीट्यूड क्या आएगा, फेज एंगल क्या आएगा, दिस इज आवर टास्क। ओके, सो रिजल्टेंट रिजल्टेंट displacement resultant displacement for the combined motion or for the composition of two SHMs of two SHMs can be given can be written as। तो आपको याद होगा सुपरपोजिशन प्रिंसिपल नाम की एक चीज सीखी थी आपने, जहां पे आप सिंपली दो डिस्प्लेसमेंट्स को ऐड कर देते हो, जस्ट एडिंग इट। तो आपको मिल जाएगा x इक्वल टू A1 साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाई 1 प्लस A2 साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाई 2। एक चीज इंपॉर्टेंट है, द वे आई एम राइटिंग इट हियर, मतलब मैं एक के नीचे दूसरा इक्वेशन लिख रहा हूँ, इंटेंशनली लिख रहा हूँ, क्योंकि आगे आपको जो मैथमेटिक्स इन्वॉल्व है वहां पे कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, इसलिए। बाय द वे, बट व्हाट वी नो इज साइन ऑफ A प्लस बी, ये आपने 11 में सीखा होगा मैथ्स में। साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, राइट? तो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी होता है। देयरफॉर देयरफॉर x इज इक्वल टू A1 साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाई 1 था वहां पे, इफ यू रिमेम्बर करेक्टली। ओके, तो साइन ऑफ ओमेगा टी इज ए, फाई 1 इज बी, तो इसको मैं लिखूंगा साइन ओमेगा टी कॉस ऑफ फाई 1 प्लस कॉस ओमेगा टी साइन ऑफ फाई 1, राइट? प्लस A2 साइन ओमेगा टी कॉस ऑफ फाई 2 प्लस कॉस ओमेगा टी साइन ऑफ फाई 2। देयरफॉर x इज इक्वल टू A1 को मल्टीप्लाई कर दो दोनों से, तो आपको मिल जाएगा A1 साइन ओमेगा टी कॉस फाई 1 प्लस A1 कॉस ओमेगा टी साइन ऑफ फाई 1 प्लस A2 साइन ओमेगा टी कॉस ऑफ फाई 2 प्लस A2 कॉस ओमेगा टी साइन ऑफ फाई 2, राइट? देयरफॉर x, अब एक के नीचे दूसरा लिखने का फायदा क्या, हमको समझ में आ गया कि साइन ऑफ ओमेगा टी में कॉमन निकाल सकता हूँ, एंड दैट इज रियली इंपॉर्टेंट। ओके, क्योंकि अदरवाइज सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल नहीं होंगी, राइट? तो व्हाट आई कैन डू इज साइन ऑफ ओमेगा टी, इन दो ब्रैकेट से कॉमन निकाला मैंने, इन दो टर्म से कॉमन निकाला मैंने, राइट? तो दैट्स व्हाई आई राइट इट दिस वे, क्योंकि मुझे एक लिंक लग जाता है, मैथमेटिकल लिंक, कि आगे करना क्या है, राइट? सो साइन ऑफ ओमेगा टी इज A1 cos phi 1 plus A2 cos phi 2 प्लस सिमिलरली यहाँ से cos ओमेगा टी कॉमन निकलेगा, दो टर्म से बचे हुए दो टर्म में से A1 sin phi 1 प्लस A2 sin phi 2। अब ऐसा है कि हमको, जैसे मैंने आपको बताया, दो SHM के कंपोजिशन
का जो इक्वेशन आएगा वो भी एक SHM है, ये प्रूव करना है, राइट। वो कब पॉसिबल होगा? जब मैं इस ब्रैकेट को A1 cos phi 1 और प्लस A2 cos phi 2 और नीचे जो A1 sin phi 1 है प्लस A2 sin phi 2 है, इसको मैं बोल देता हूँ R cos delta, where R is resultant amplitude of the motion, combined motion, delta is resultant phase, और नीचे मैं A1 sin phi 1 और A2 sin phi 2 को R sin delta बोलता हूँ तब। Alright. So let A1 cos phi 1 plus A2 cos phi 2 is equal to R cos delta, and A1 sin phi 1 plus A2 sin phi 2 is equal to R sin delta, right? good enough. अभी ऐसा करते हैं, कुछ तो नंबर देना पड़ेगा। पहले हमने नंबर्स 1 and 2 यूज किए। लेट मी से this equation is equation 3, these two equations are equation 4. So substituting equation number 4 in 3, तो हमको मिल जाएगा therefore x is equal to sin omega t R cos delta plus cos omega t R sin delta. Therefore x is equal to R common sin omega t cos delta plus cos omega t sin delta. आपको पता है sin a cos b plus cos a sin b क्या होता है? sin of a plus b। तो वापस से वही अप्लाई करूंगा R sin of omega t plus delta, राइट। वो मैंने जस्ट ट्रिग्नोमेट्रिक प्रॉपर्टी जो होती है वो यूज कर लिया। तो ये मिल गया हमको कंबाइंड मोशन का डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन। और आप देख रहे हो, यू शुड नोटिस दिस, एम्पलीट्यूड साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाई 1, ये होता है SHM का जनरल इक्वेशन। और अगर आप देखोगे तो यहाँ पे भी वैसा ही फॉर्म आया है। तो इसका मतलब रिजल्टेंट जो मोशन है वो भी SHM है, राइट। सो फ्रॉम इक्वेशन 5 we can say that the resultant motion is also simple harmonic motion with resultant amplitude R, resultant amplitude R and resultant phase delta, right? Now the thing is, हम लोगों को रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड मतलब R और रिजल्टेंट फेस मतलब डेल्टा, ये फाइंड करना है इन टर्म्स ऑफ नॉन पैरामीटर्स। और हमारे पास नॉन पैरामीटर कौन से है? देखो, जब मैं दो SHM की बात करता हूँ ना कि दो पार्टिकल है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रहे हैं विद एम्पलीट्यूड A1 A2 एंड विद फेज एंगल phi 1 phi 2, इसका मतलब ये है कि मुझे कम से कम A1 A2 मतलब दोनों मोशन का एम्पलीट्यूड पता था, मुझे दोनों का इनिशियल फेज phi 1 phi 2 पता था। तो जब मैंने दो मोशन को कंबाइन कर दिया तो जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड और फेज है उसको अगर मैं नॉन पैरामीटर में लिखता हूँ, नॉन पैरामीटर मतलब A1 A2 phi 1 phi 2, क्योंकि हमको तो ये पता था ना, राइट। तो अब नेक्स्ट टास्क है कि हमको रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड और रिजल्टेंट फेज निकालना है। सो लेट्स राइट डाउन रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड ऑफ द मोशन ऑफ द कंपोजिशन, रिजल्टेंट amplitude R of the composition
राइट। अब ये कैसे करेंगे फिर? ये करने के लिए इजी है बहुत। अभी मैं थोड़ा चेंज करता हूँ। ये जो दो इक्वेशन है ना, इनको मैं स्क्वायर और ऐड करना चाहता हूँ। तो स्क्वेयरिंग एंड एडिंग both the equations in equation 4, मतलब क्या, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर डेल्टा प्लस आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर डेल्टा। मैं सिर्फ ये इक्वेशन नंबर जो 4 है इनको स्क्वायर और ऐड कर रहा हूँ। तो आर साइन डेल्टा क्या है, ए वन साइन फाइव वन प्लस ए टू साइन फाइव टू, और वो क्या है, ए वन कॉस फाइव वन प्लस ए टू कॉस फाइव टू। तो ए वन साइन फाइव वन प्लस ए टू साइन फाइव टू का स्क्वायर प्लस ए वन कॉस फाइव वन प्लस ए टू कॉस फाइव टू का स्क्वायर। राइट। तो अब बेसिकली व्हाट वी कैन डू इज, हम लोग आर स्क्वायर को कॉमन निकाल सकते हैं, सो दैट आई एम लेफ्ट विथ साइन स्क्वायर डेल्टा प्लस कॉस स्क्वायर डेल्टा इज इक्वल टू, यू विल हैव टू स्क्वायर दिस, ए प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर। तो ये आपका आएगा फर्स्ट टर्म का स्क्वायर ए वन साइन स्क्वायर फाइव वन। आई एम सॉरी बट ये मैथमेटिक्स करना पड़ेगा, वी डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन फॉर दिस। प्लस टू टाइम्स ऑफ फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म राइट, प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर, सो ए टू साइन स्क्वायर फाइव टू। ये हो गया आपका आर साइन डेल्टा का स्क्वायर, मतलब ए वन साइन फाइव वन प्लस ए टू साइन फाइव टू का स्क्वायर, प्लस ये जो सेकेंड ब्रैकेट है ए वन कॉस फाइव वन और ए टू कॉस फाइव टू, इसका स्क्वायर करेंगे तो ए टू स्क्वायर कॉस स्क्वायर, सॉरी ए वन स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाइव वन प्लस टू ए वन ए टू कॉस फाइव वन कॉस फाइव टू प्लस ए टू कॉस स्क्वायर फाइव टू। ओके, द थिंग इज द वे आई हैव रिटन इट इज नॉट वेरी प्रॉपर, क्योंकि फिर मुझे सिंप्लीफिकेशन में प्रॉब्लम आने वाली है। So I just need little bit of more space and I will rewrite this term again. Not to worry about these things because थोड़ा सा मुझे mathematics simple करके बताना है आपको, तो I am just writing it in a proper way such that you know what is to be done later. To be frank, एक बार आपने समझ लिया, आने वाली पूरी लाइफ में आपको ये सब वापस देखने की ज़रूरत नहीं है। You just have to do it in a proper way. Okay, so आर स्क्वायर हमने निकाला था कॉमन, साइन स्क्वायर डेल्टा प्लस कॉस स्क्वायर डेल्टा बचेगा। फिर देन हम लोगों को ए वन साइन फाइव वन प्लस ए टू साइन फाइव टू का हमने स्क्वायर किया था, तो मैं यहीं लिख देता हूँ इक्वल टू ए वन स्क्वायर साइन स्क्वायर फाइव वन प्लस फर्स्ट टर्म एंड सेकेंड टर्म का मल्टीप्लीकेशन एंड इंटू टू, क्योंकि ए प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर इज ए वन ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ए वन ए टू साइन फाइव वन साइन फाइव टू प्लस ए टू स्क्वायर साइन स्क्वायर फाइव टू, राइट, प्लस ए वन कॉस फाइव वन प्लस ए टू कॉस फाइव टू का स्क्वायर। तो ए वन स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाइव वन प्लस टू ए वन ए टू कॉस फाइव वन कॉस फाइव टू प्लस ए टू स्क्वायर cos square phi 2. Now this is a proper way of writing. Why? Because I can see इन दोनों में से मैं ए वन स्क्वायर कॉमन निकाल सकता हूँ, इन दोनों में से हम लोग टू ए वन ए टू कॉमन निकाल सकते हैं, और लास्ट में से हम लोग
a2 स्क्वायर कॉमन निकाल सकते हैं तो सिंप्लीफिकेशन में इजी होगा। देयरफॉर आर स्क्वायर इंटू 1, क्योंकि साइन स्क्वायर डेल्टा प्लस कॉस स्क्वायर डेल्टा इज 1, इज इक्वल टू, मैंने a1 स्क्वायर कॉमन निकाल लिया तो मुझे मिला साइन स्क्वायर 5 1 प्लस कॉस स्क्वायर 5 1 प्लस मैंने 2a1 a2 कॉमन निकाल लिया तो मुझे मिला साइन 5 1 साइन 5 2 प्लस कॉस 5 1 कॉस 5 2 प्लस आखिरी दो में से मैंने a2 स्क्वायर कॉमन निकाला है तो मुझे मिला है साइन स्क्वायर 5 2 प्लस कॉस स्क्वायर 5 2। गुड इनफ। ओके, अब आर स्क्वायर इज इक्वल टू a1 स्क्वायर इंटू 1 q इंटू 1 साइन स्क्वायर 5 1 प्लस कॉस स्क्वायर 5 1 इज 1। आपने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी सीखा है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज 1, पहले भी यूज किया हमने ऊपर, साइन स्क्वायर डेल्टा प्लस कॉस स्क्वायर डेल्टा इक्वल टू 1, राइट। 2a1 a2 साइन ए साइन बी प्लस कॉस ए कॉस बी, ऐसा कहीं तो देखा होगा आपने। बेसिकली साइन ए साइन बी प्लस कॉस ए कॉस बी, ये होता है कॉस ऑफ ए माइनस बी इफ आई एम नॉट रॉन्ग। okay, that happens to be cos of a minus b. So 2a1 a2 cos of a minus b, cos of phi 1 minus phi 2, good, plus a2 square into 1, right? So it's good enough, basically ऐसा आना चाहिए। ऑलराइट, तो अब आपको मिल गया आर स्क्वायर इक्वल टू a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ a1 a2 cos of phi 1 minus phi 2। तो आपको मिल गया रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड r in terms of amplitude of first, amplitude of second, and in terms of cosine of initial phase angles of first and second SHM. Correct? Let's give it some equation number, I think it's 6. So equation 6 gives amplitude of resultant motion of course in terms of known parameters of the two SHMs। क्या बच गया? बच ये गया कि हम लोगों को रिजल्टेंट फेज निकालना था। तो रिजल्टेंट फेज ऑफ द composition, so as you have found out resultant amplitude, you can find out resultant phase। so resultant phase, that is delta of the composition। और याद रखना, जब भी हम लोग फेज की बात कर रहे हैं, मतलब हम लोग एंगल की बात कर रहे हैं, जब भी हम लोग एंगल की बात करते हैं तो हमको इन टर्म्स ऑफ टेन लिखना पड़ता है। इन टर्म्स ऑफ टेन लिखना पड़ता है मतलब क्या, हम लोग इक्वेशंस को डिवाइड करेंगे, जैसे लास्ट केस में हमने स्क्वायर एंड ऐड किया था, यहाँ पर हम लोग डिवाइड करेंगे। तो डिवाइडिंग इक्वेशंस इन इक्वेशन 4, इफ यू रिमेंबर मैंने इक्वेशन 4 में क्या लिखा था वो याद होना चाहिए, अदरवाइज देयर इज नो यूज। सो इफ यू रिमेंबर, मैं उसको सिर्फ आर साइन डेल्टा अपॉन आर कॉस डेल्टा कर रहा हूँ। और अगर आपको याद होगा तो ये था a1 साइन ऑफ phi 1 प्लस a2 साइन ऑफ phi 2 अपॉन a1 cos of phi 1 प्लस a2 cos of phi 2। आर आर कैंसिल हो जाएगा और आ जाएगा आपके पास tan डेल्टा, दैट इज a1 साइन ऑफ phi 1 प्लस a2 साइन ऑफ phi 2 अपॉन a1 cos of phi 1 प्लस
a2 cos of phi 2. Therefore डेल्टा इज इक्वल टू, क्योंकि हमको फेज एंगल बोला है, मतलब डेल्टा बोला है, tan डेल्टा नहीं बोला है, रिजल्टेंट फेज इज डेल्टा एंड नॉट tan डेल्टा. So delta is tan inverse of a1 sine of phi 1 plus a2 sine of phi 2 upon a1 cos of phi 1 plus a2 cos of phi 2. Excellent. So equation number 7. So equation 7 gives resultant phase of the composition. Resultant phase of the composition, of course, in terms of known parameters. Good, good enough, right? यहाँ तक तो मैथमेटिक्स था. फिजिक्स अब चालू होगा. ऑलराइट, मैं बताता हूँ क्यों. क्योंकि अब तक हमने क्या किया पहले वो देख लेते हैं, फिर समझेगा कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ कि ये मैथमेटिक्स था, फिजिक्स तो स्टार्ट ही नहीं हुआ. मैं बताता हूँ, जस्ट अ मिनट. सो व्हेन वी विल डिस्कस स्पेशल केसेस यू विल नो. तो अब तक हमने किया क्या, हमारे पास दो पार्टिकल्स थे जो सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रहे थे ऑफ द सेम पीरियड एंड अलोंग द सेम लाइन बट डिफरेंट एम्पलीट्यूड एंड डिफरेंट इनिशियल पोजीशन, मतलब इनिशियल फेजेस. हो सकता है एक पार्टिकल ने मीन से स्टार्ट किया, दूसरे ने एक्सट्रीम से स्टार्ट किया. हो सकता है दोनों ने एक्सट्रीम से स्टार्ट किया, हो सकता है दोनों ने मीन से स्टार्ट किया, हो सकता है एक ने राइट एक्सट्रीम से स्टार्ट किया, एक ने लेफ्ट एक्सट्रीम से स्टार्ट किया. राइट. सो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग डिफरेंट इनिशियल फेजेस. इसलिए मैंने फाई 1 और फाई 2 लिखा है. अगर दोनों सेम पोजीशन से स्टार्ट करते तो मैं फाई और फाई लिखता ना, फाई 1 फाई 2 लिखने की जरूरत नहीं थी. राइट. फिर हमने क्या किया कि दोनों मोशन को कंबाइन कर दिया और हमको देखना था कि दोनों मोशन का कंबाइंड डिस्प्लेसमेंट क्या होगा. तो हमने x इक्वल टू x1 प्लस x2 कर दिया. देन डूइंग अ लॉट ऑफ मैथमेटिक्स, राइट, यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, sin of a plus b equal to sin a cos b plus cos a sin b. Finally, I arrive at equation number 5 by substituting for a1 cos phi 1 plus a2 cos phi 2 equal to r cos delta and a1 sin phi 1 plus a2 sin phi 2 as r sin delta. हमको रिजल्टेंट मिलता है x इज इक्वल टू आर साइन ओमेगा टी प्लस डेल्टा. इक्वेशन के फॉर्म से ये समझ में आ रहा है कि दो सिंपल हार्मोनिक मोशन को कंबाइन करने के बाद और एक सिंपल हार्मोनिक मोशन बन गया. क्यों? क्योंकि इक्वेशन एग्जैक्टली सेम फॉर्म में है इसके लिए, where r is resultant amplitude of the combination or of the composition, delta is resultant phase. तो मेरा टास्क ये है कि I want to find out resultant amplitude of the composition in terms of known parameters. What is known to us? a1 a2 phi 1 phi 2. तो हम लोगों ने क्या किया, r sin डेल्टा और r cos डेल्टा को स्क्वायर करके ऐड कर दिया, सिंप्लीफाई करते गए एंड आई गॉट इट r इक्वल टू अंडर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2 a1 a2 cos of phi 1 माइनस phi 2. राइट. अगर आपका मैथमेटिक्स स्ट्रॉन्ग है और अगर आपको फिजिक्स समझ में आता है, सिर्फ आइडिया समझ में आता है, तो ये कोसाइन रूल है. इक्वेशन 6 इज नथिंग. व्हाई नथिंग? इफ आई टेल यू, मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ फिलहाल, इफ आई टेल यू अगर एम्पलीट्यूड को वेक्टर क्वांटिटी मानता हूँ तो ये हो गया पहला वेक्टर, राइट. ये हो गया दूसरा वेक्टर a1 a2. ये हो गया थीटा बिटवीन देम. ये हो गया अपोजिट साइड. अपोजिट साइड नॉर्मल रिजल्टेंट. तो नॉर्मल रिजल्टेंट निकालना है तो आई कैन नॉट यूज दिस पैरेललोग्राम. आई कैन से दिस इज a1, दिस इज a2 बार वेक्टर्स और दोनों में एंगल है थीटा एंड यू नो दिस इज रिजल्टेंट, राइट. तो आपको, अगर आपको ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन याद है 11 से, if two sides or if two vectors of the same type are represented in magnitude and direction by two sides of an incomplete triangle taken in order, then the third side of the triangle gives you what? Gives you the resultant of these two vectors. अगर आपको बेसिक्स याद है और आपको स्कूल लेवल का थोड़ा सा मैथमेटिक्स याद है, कोसाइन रूल, तो रिजल्टेंट जब आप निकालने जाओगे तो डायरेक्टली कोसाइन रूल ही है वो. इट इज नथिंग स्पेशल थिंग, राइट.
इसलिए मैं बोलता हूँ एवरी सिंगल थिंग इज इम्पोर्टेंट। तो इतना मैथमेटिक्स क्या हम लोग करेंगे? नहीं करेंगे। हाँ, थ्योरी में पूछा है तो करना पड़ेगा हमको, अगर क्वेश्चन आ गया बोर्ड एग्जाम में तो करना पड़ेगा, लेकिन जेडबल नीड बेस्ड क्वेश्चन होंगे तो मुझे ये याद आना चाहिए, अरे दो एसएच को कंबाइन कर रहा हूँ, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड क्या मिलना चाहिए? इट इज जस्ट टू वेक्टर्स, रिजल्टेंट इज थर्ड साइड, टू वेक्टर्स हैज एंगल ऑफ थीटा, सो आई हैव टू अप्लाई कोसाइन रूल। बट थीटा यहाँ पे जो मैं बोल रहा हूँ दैट इज फाइव वन माइनस फाइव टू। दिस इज व्हाट यू हैव टू रिमेंबर। ये तो ट्रिक हो गई आपकी। ऑलराइट, तो ये अगर आपको याद रहेगा तो गुड, नहीं याद रहेगा तो फिर वो इक्वेशन याद रखना पड़ेगा। अंडर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos ऑफ 5 माइनस 5 2। वैसे 11th में आपने ये किया भी है, रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स पैरेललोग्राम लॉ से आप रिजल्टेंट निकालते हो, एग्जैक्टली सेम फॉर्मूला आता है। सो यू शुड रिमेंबर। रिजल्टेंट फेज में क्या करना है? जस्ट डिवाइड कर दो r sin डेल्टा और r cos डेल्टा को, तो tan डेल्टा मिल जाएगा एंड जस्ट सिंप्लीफाई इट। गुड इनफ। अब हम लोग फिजिक्स यहाँ पे कैसे इन्वॉल्व करेंगे? स्पेशल केसेस लेते हैं हम लोग। हमको अभी क्या पता है? हमको पता है रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड का इक्वेशन, तो मैं पहले लिख देता हूँ यहाँ पे। वी नो दैट व्हाट वी नो इज r इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos ऑफ फाइव वन माइनस फाइव टू। स्पेशल केस नंबर वन, मैंने ये बोला था कि फाइव वन और फाइव टू क्यों लिखा है? क्योंकि दोनों पार्टिकल्स अलग अलग पोजीशन से, अलग अलग फेज से स्टार्ट कर रहे हैं। और मैंने आपको कल बता दिया था जब पार्टिकल मीन पे होता है तो एंगल जीरो, मतलब पार्टिकल स्टार्टिंग फ्रॉम मीन एंड इट विल गो टूवर्ड्स राइट। राइट, अगर वो राइट एक्सट्रीम पे है, पॉजिटिव एक्सट्रीम पे है, तो फेज एंगल 90 होता है, देन इट विल गो टूवर्ड्स लेफ्ट। ये सब मैंने कल बताया था। अभी मैंने ये भी बताया कि दो पार्टिकल्स दोनों सेम पोजीशन से भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो मान लो कि दोनों सेम से स्टार्ट कर सकते हैं, तो मैं बोलता हूँ इफ फेज डिफरेंस between two SHMs is zero, between two simple harmonic motions is zero, that is phi 1 minus phi 2 is zero। राइट, टेक्स्ट बुक में यहाँ तक तो दिया भी होता है, पर इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है विच मीन्स बोथ particles or both SHMs are starting from same point, starting from सेम पॉइंट। मे बी मीन पोजीशन बोल सकते हो, मे बी एक्सट्रीम पोजीशन बोल सकते हो, लेकिन दोनों सेम पॉइंट से स्टार्ट हो रहे हैं। देन रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड r विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos ऑफ शून्य, cos ऑफ जीरो, because sin minus 5 is 0, cos 0 is 1, right? So that will be a1 square plus a2 square plus 2a1 a2. Therefore r will be equal to a1 plus a2 square और इसका रूट। ओके, जस्ट मिनट। ओके, तो ये आपका आ गया अंडर रूट में, तो ये आपका आ गया a1 प्लस a2। अब लॉजिकली अगर आप सोचोगे तो जब दो पार्टिकल एक ही पॉइंट से स्टार्ट हो रहे हैं विथ सेम फेस, मतलब दोनों मेन से स्टार्ट होकर राइट में जाएंगे या दोनों राइट एक्सट्रीम से स्टार्ट होकर लेफ्ट में आएंगे, तो डेफिनेटली दोनों का एम्पलीट्यूड का एडिशन ही रिजल्टेंट मिलना चाहिए था, क्योंकि दोनों का एग्जैक्टली सेम तरीके से कंबाइन हो गए ना। दोनों पार्टिकल्स एक ही पॉइंट से स्टार्ट हो रहे हैं, एक ही डायरेक्शन में जाएंगे, तो एम्पलीट्यूड तो दोनों का बेसिकली सेम होगा। राइट, इसमें आप और एक चीज ऐड कर सकते हो, वो ये, अगर दोनों का एम्पलीट्यूड सेम होगा तो क्या होगा?
if a1 equal to a2 equal to a, then motion, resultant motion will be exactly with twice amplitude. तो अगर पहले पार्टिकल का एम्पलीट्यूड 5 सेंटीमीटर है, दूसरे का 5 सेंटीमीटर, रिजल्टेंट जो होगा वो 10 सेंटीमीटर का एम्पलीट्यूड देगा हमको। ये हो गया पहला स्पेशल केस। दूसरा स्पेशल केस, ऐसा हो सकता है एक पार्टिकल मीन से स्टार्ट कर रहा है, एक पार्टिकल राइट एक्सट्रीम से स्टार्ट कर रहा है। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज दिस, one particle is starting from mean, other particle is starting from right extreme या left extreme, जो भी। तो आपको पता है in this case phase angle, difference in the phase angle like phi1 minus phi2 will be 90 degree, right? So if the phase difference phi1 minus phi2 is pi by 2 radians or 90 degree, right? Then, और I can say इसका फिजिकल मतलब जैसा मैं यहाँ पे लिखा ना, if phase difference between two SHM is this, which means ये टेक्स्ट बुक में नहीं दिया इसका मतलब, which means one particle starts from mean and other starts from extreme, तो उस केस में क्या होगा, सिंपल है। then what, then r is equal to under root of r1 square a1 square plus a2 square plus 2a1 a2 cos of pi by 2, cos pi by 2 is 0, so r is equal to under root of a1 square plus a2 square। वापस if a1 is equal to a2 is equal to a, then what you have is r is equal to under root of a plus a, that is under root of 2 times of a, है ना। तो ये आएगा आपका, क्योंकि a प्लस ए इज 2a, तो अंडर रूट ऑफ 2 आएगा आंसर। तो डेफिनेटली ये जो मोशन है, सॉरी मैंने गलती ये की यहाँ पे, कि आई शुड बी राइटिंग स्क्वायर्स हियर, so 2 times of a square, so that will be under root of 2a, good, right? So लास्ट इक्वेशन डायरेक्टली सॉल्व किया है मैंने, डजंट मैटर, तो इट्स ओके या। तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड अंडर रूट ऑफ ए, 2 टाइम्स ऑफ ए आएगा। थर्ड केस, अभी ऐसा भी तो हो सकता था कि एक पार्टिकल जो है वो स्टार्ट कर रहा है लेफ्ट एक्सट्रीम से, दूसरा पार्टिकल जो है वो स्टार्ट कर रहा है राइट एक्सट्रीम से। तो फेज एंगल कितना, फेज डिफरेंस कितना, 180 डिग्री, मतलब बेसिकली पाई रेडियंस। सो इफ द फेज डिफरेंस is phi1 minus phi2 equal to pi, which means what, which means one particle starts from right extreme या फिर नेगेटिव एक्सट्रीम पॉजिटिव एक्सट्रीम लिख सकते हो, एंड अदर स्टार्ट्स फ्रॉम, आई जस्ट राइट इट डाउन, राइट एक्सट्रीम का मतलब पॉजिटिव एक्सट्रीम, मतलब सी पॉइंट से पॉजिटिव एक्सट्रीम, and other from negative extreme, and other from left extreme. So that is negative. Okay, so this is what I am trying to say.
तो इस केस में आपके पास r मिलेगा अंडर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos ऑफ पाई 180 डिग्री दैट इज -1। और होना भी चाहिए था, अगर सेम पोजीशन से स्टार्ट हुआ तो a1 प्लस a2 आता है फाइनल सॉल्व करने के बाद, तो ये a1 माइनस a2 आना भी चाहिए, लॉजिकल है वो। तो a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ a1 a2, why? Because cos of 180 is -1, so r is equal to under root of a1 minus a2 bracket square, so r is equal to a1 minus a2. Again, if both have same amplitudes, then I will get, or then we will get r is equal to a minus a, which is 0. मतलब it is as good as there is no motion. Good, good enough. तो हमने क्या किया, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड का अलग अलग केसेस देख लिया हम लोगों ने। तो सबसे पहले, अगर दोनों पार्टिकल सेम पोजीशन से स्टार्ट हो रहे हैं, मतलब फेज एंगल दोनों का सेम होना चाहिए, मतलब φ1 माइनस φ2 जीरो होना चाहिए, क्योंकि φ1 इक्वल टू φ2 है, तो φ1 माइनस φ2 जीरो होगा। इसका मतलब दोनों सेम पोजीशन से स्टार्ट हो रहे हैं, तो उस केस में रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड मिला हमको a1 प्लस a2। अगर दोनों का एम्पलीट्यूड सेम होगा तो 2a। दूसरे केस में एक मीन से स्टार्ट हो रहा है, एक एक्सट्रीम से स्टार्ट हो रहा है, मतलब फेज डिफरेंस इज 90 डिग्री, π/2 रेडियन, तो cos π/2 इज 0। तो सॉल्व करने के बाद अंडर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर मिला, और अगर a1 a2 सेम है तो रिजल्टेंट इज अंडर रूट ऑफ 2 टाइम्स ऑफ a। फिर तीसरा, एक लेफ्ट एक्सट्रीम से स्टार्ट कर रहा है, एक राइट एक्सट्रीम से स्टार्ट कर रहा है, देन इन दैट केस cos ऑफ, मतलब फेज डिफरेंस इज 180 एंड cos ऑफ 180 इज -1, तो आपको रिजल्ट मिला a1 माइनस a2। और अगर दोनों a1 a2 सेम है तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड मिलेगा आपको 0, राइट? So this was sufficient for the day. We'll go ahead with next topic tomorrow, next lecture.